हेलो एवरीवन, वेलकम एट सिनॉप्सिस आईएएस। मैं जयंत सिंह। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो जीएस 3 का हमारा सीरीज चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए है फॉरेस्ट से रिलेटेड। फॉरेस्ट के बारे में आपने और इससे कंजर्वेशन से रिलेटेड आपने बहुत सारी चीज़ें प्री में ऑलरेडी देख रखी होगी। हम इसको मेन पर्सपेक्टिव से चीज़ों को करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारे क्लास का आउटलाइन जो है उसमें क्या क्या चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे फॉरेस्ट का कि क्या है, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या है इसका भी डेफिनेशन हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझेंगे कि फॉरेस्ट की ही इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि आज आप बात कर रहे हो फॉरेस्ट के बारे में, लेकिन अगर आपको इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होगा तो आप उसको कंजर्व क्यों करोगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस समझने की बात करेंगे। फिर हम समझेंगे कि जो है अगर फॉरेस्ट की इतनी इंपॉर्टेंस है फिर भी डिक्लाइन क्यों हो रहा है, तो हम कॉजेज ऑफ डिक्लाइन समझेंगे कि किस वजह से डिक्लाइन हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स फिगर इन सारी चीज़ को हम देखेंगे। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो सर्वे रिपोर्ट आया है 2019 का उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्दर हम मूव कर जाएंगे जो हमारे इसको कंजर्व करने के जो भी गवर्नमेंट के लेजिस्लेशंस हैं इससे रिलेटेड। अब जब ये लेजिस्लेशन वाला पार्ट आया तो ये काफ़ी ज़्यादा लेजिस्लेशंस हैं फॉरेस्ट राइट्स, मतलब फॉरेस्ट के लॉज को गवर्न करने के लिए काफ़ी सारे लॉज हैं फॉरेस्ट को। अब इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एक्ट्स हैं लाइक 1927 का, उसको समझेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें रिसेंटली अभी अमेंडमेंट की भी बात हो रही है। इसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है जो 1988 में आई थी, सॉरी 1988। इसको समझेंगे क्योंकि यहाँ पे भी अमेंडमेंट की बात हो रही है। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हमारे लिए है वो है जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था, ठीक है, 2006 वाला। ये समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से अभी तक जो हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते थे जो उनको राइट्स नहीं मिलता था उसको इसने प्रोवाइड किया। इसके बाद हमारा जो है कैंपा वाला एक्ट है उसको हम देखेंगे कि कैंपा वाला एक्ट क्या है, किस तरीके से वो एफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर रहा है और उसमें क्या इश्यूज़ है, इन सारी को देखेंगे। और उसके बाद फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे हम फोकस करेंगे कि क्यों जो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन है उसमें कम्युनिटी को इंक्लूड करना जरूरी है और किस तरीके से ये सस्टेनेबल मैनर में हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल हमारा जो है लेक्चर का एक आउटलाइन मैंने दिया कि क्या क्या इस लेक्चर में हम देखेंगे। लेक्चर काफ़ी बड़ा होगा तो हम इसको जो है 2 से 3 पार्ट में, ठीक है, 20-20 मिनट के लेक्चर्स में तोड़ के चीज़ों को देखेंगे, लेकिन ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये लॉ वाले जो पार्ट है वो काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा समय लगेगा, पेशेंस रखना, ठीक है, लेकिन अच्छे से करेंगे। चलो, तो एक बार वेबसाइट हम देख लेते हैं। तो अगर आप हमारी वेबसाइट देखेंगे सिनॉप्सिस की, ठीक है, तो आप नीचे स्क्रॉल करिए तो यहाँ पे कोर्सेज का आउटलाइन दे रखा हुआ है। यहाँ पे जो आज का हमारा लेक्चर है वो जीएस मेंस के अंदर आएगा। यहाँ पे फर्दर क्लिक करके आप इसके डिटेल्स और सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विदाउट एनी डिले। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट क्या होता है इसका अभी तक डेफिनेशन गवर्नमेंट ने हमारे स्टेट को नहीं दिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं वो अपने हिसाब से चीज़ों को डिफाइन करते रहते हैं। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट का इससे रिलेटेड एक जजमेंट हुआ था 1996 में। उस सुप्रीम कोर्ट के का जजमेंट का नाम आप लोग लिख लो, अच्छा रहेगा, आपके काम आएगा। वर्धमान केस उसको कहा जाता है 1996 वाला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था कि जो फॉरेस्ट है, बेसिकली जो भी डिक्शनरी डेफिनेशन फॉरेस्ट की हम लोग पाते हैं वही फॉरेस्ट हम उस चीज़ को मानेंगे, भले वो कहीं भी हो, वो लैंड गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो चाहे किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है। अगर वो हमारा जो डिक्शनरी डेफिनेशन उसको फॉलो करता है तो हम उसको फॉरेस्ट के अंदर मानेंगे और जो भी लॉज हैं उससे रिलेटेड हम उसको अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट का। तो अब ये डिक्शनरी डेफिनेशन देखा जाए तो क्या है, कोई भी जो है लार्ज एरिया जो लैंड का है जिसके अंदर हम बहुत सारा पेड़ पौधा पाते हैं तो हम उसको फॉरेस्ट मानते हैं। आप देखोगे जहाँ पे भी ढेर सारा हुआ है, भले वो फार्म फॉरेस्ट रिलेटेड हो या एग्रो फॉरेस्ट रिलेटेड हो, अगर बहुत सारा जो है वो चीज़ें पा रहे हैं एक साथ पेड़, तो आप कहेंगे यार जंगल में आ गए। तो वही वाले डेफिनेशन को यहाँ पे मानने की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद आता है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या होता है। तो देखो, किसी भी चीज़ को कंजर्व कर रहे हो तो सबसे पहले चीज़ है कि उसका स्टेटस जो है उस स्टेटस को आप लोग मेंटेन रखिए। तो अगर स्टेटस को मेंटेन करने की बात हो रही है तो मतलब है कि जो आप फॉरेस्ट के जो ट्री का काट रहे हो, ट्री की फेलिंग कर रहे हो, उसको रोकना है। ठीक है, उसके साथ साथ जहाँ पे अगर आप काट रहे हो तो नए ट्री को ग्रो करो, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फॉरेस्ट के टिम्बर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो आप करो लेकिन एक लिमिटेड उसमें करो, उसको साथ साथ ग्रो करते रहो कि आपको नेक्स्ट
आपके आने वाले जनरेशन को ट्री मिलता रहे, वो भी यूज़ कर पाए उस इकोनॉमिक नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। और बाकी जो है, जो आपने ऑलरेडी फॉरेस्ट को काट रखा है, जहाँ पे ट्री नहीं है या कोई फैलो लैंड है, तो वहाँ पे भी अपना प्लांटिंग करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कंजर्वेशन वाली चीज़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि भाई कंजर्वेशन हम क्यों करें, क्या ज़रूरत है कंजर्वेशन करने का, ठीक है। तो वाई वी नीड टू कंजर्व द फॉरेस्ट, तो ह्यूमन लाइफ के लिए वाइटल है, ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके साथ साथ जो हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो वन ऑफ द वीकर सेक्शन माना जाता है हमारा, ठीक है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो 1.2 बिलियन लोग हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। अगर हम लोगों के पूरे वर्ल्ड में अगर हम वीकर पॉपुलेशन देखें, पुअर लोगों की पॉपुलेशन देखें, तो 90% लोग पुअर ये ट्राइबल्स आते हैं, और उस 90% में लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड हैं। तो उनकी लाइफ समझिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों की लाइफ है, वीकर सेक्शन की लाइफ है, ठीक है। अगर आप फॉरेस्ट का कंजर्वेशन नहीं करोगे तो सीधे सीधे इनको जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है वो होगा, साथ ही साथ हमें इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म पे होगा, अभी नहीं होगा इसलिए हमको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसको हम देख रहे हैं क्लाइमेटिक चेंज के फॉर्म में, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के फॉर्म में हम ये सारी चीज़ों को देख ही रहे हैं अभी। साथ ही साथ हमारी जो फॉरेस्ट है वो 50% जो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है वो हमारा बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको कंजर्व नहीं करोगे तो एक जेनेटिक बैलेंस जो है आपका वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ें हो गई। और भी रीज़न देखें, हमारा जो फॉरेस्ट होता है वो कार्बन स्टोरेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, आपका जो है लैंड है वहाँ पे जो है ट्रीज़ हैं, तो वो ट्रीज़ का जो खाना होता है और जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन क्यों होती हैं, सब तो आपको पता ही होगा। बेसिक चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा एटमॉस्फेयर में होता है उसको वो एब्जॉर्व करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, और इसी तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं। तो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग आज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो पहले था इन्वायरमेंट में उससे ज़्यादा अब हो चुका है। अब ज़्यादा इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन होने की वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लगभग 1 डिग्री 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हमारा। क्यों, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। ट्रीज़ क्या करते हैं, वो CO2 को एब्जॉर्ब करके अपने पास स्टोर कर लेते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर ये ट्री को आपने काट दिया और काट के जला दिया या कुछ भी किया, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो स्टोर कार्बन है वो रिलीज करके कार्बन एमिशन भी फैलाएगा, ठीक है। अगर हम अभी वर्ल्ड का देखें, जो भी हम ह्यूमन एक्टिविटीज से और जो भी कार्बन एमिशन करते हैं उसका 10% जो कार्बन एमिशन है हमारा फॉरेस्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। एक तो जो फॉरेस्ट की जो स्टोरिंग कैपेसिटी वो कम हुई, दूसरा चीज़ क्या हुआ कि जो उनसे रिलीज हुआ, तो दो लॉस हो रहा है हमारा। एक तो स्टोरिंग कैपेसिटी की कमी हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है कि हम और ज़्यादा फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, मतलब फॉरेस्ट से एमिशन को रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप समझ रहे हो, 2 लॉस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आप लोग को पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो क्या देता है हमको, ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गए। और भी देखो, जो इकोसिस्टम सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करने में काम करता है, जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होती है, ठीक है। पानी जो पूरा नेचर में घूमता है, क्लाउड में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर उसके बाद लैंड में आता है, फिर ग्राउंड वाटर में जाता है, फिर सारी चीज़ें होती है। तो उस साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करता है फॉरेस्ट। अगर यही नहीं होगा तो इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, तो ये साइकिल हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। आज जो हमको इकोसिस्टम सर्विसेज मिल रही है वो नहीं मिलेंगी। साथ ही साथ बहुत सारे क्लाइमेटिक मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, वाटर की प्योरीफिकेशन होती है, इन सब में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लोबल वार्मिंग वाला मैंने आपको समझा दिया। सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, और नेचुरल हजार्ड्स को रोकने में, जो भी फ्लड है, ठीक है, उनको रोकने में सॉइल कंजर्वेशन कैसे करता है, जो रूट्स हैं हमारे जो है ट्रीज़ के, वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। और लाइवलीहुड वाला पॉइंट भी हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन हुआ, वो कहीं ना कहीं जो हमारा क्लाइमेटिक चेंज हो रहा था वो सारी चीज़ों को और एक तरीके से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से एफॉरेस्टेशन करना हमको बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट को कंजर्व करो, वरना हम लोग के लिए, सर्वाइवर के लिए ही बहुत घातक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें थी। अब इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ये तो आपने बता दिया सर कि इंपॉर्टेंस क्या होता है फॉरेस्ट का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि ये जो फॉरेस्ट का डिक्लाइन हो रहा है उसके पीछे रीजंस क्या हैं, इसको समझना। तो अगर हम रीजंस देखें तो एक तो हो गए कुछ नेचुरल रीजंस जिसकी वजह से अपना फॉरेस्ट का डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन कुछ रीजंस होते हैं जो मैन मेड है, ठीक है। नेचुरल रीजन जो थे वो तो पहले भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो क्या होता था, उनकी मतलब रेट कम थी फॉरेस्ट को डिक्लाइन करने की, और उसके बाद जो भी वो डिक्लाइन करते थे फॉरेस्ट उसको रिकवर भी कर लेता था। लेकिन ये जो मैन मेड वाला है ना, आपने चीज़ों को सर बढ़ा दिया है रेट,
ठीक है, रन रेट ही बढ़ा दिया है। तो अब क्या हो रहा है कि डिक्लाइन बहुत तेजी से हो रहा है और फॉरेस्ट नेचुरली उस चीज़ को रिकवर नहीं कर पा रही है, और आप भी कुछ उसकी मदद नहीं कर रहे हैं कि आप एफॉरेस्टेशन करके मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएं, वो भी नहीं कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बहुत मूवमेंट्स चालू हुए हैं, चीज़ें हुए हैं, लेकिन पहले तो नहीं होता था, ठीक है, और अभी भी बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो नेचुरल रीजंस अगर हम देखें क्यों फॉरेस्ट डिक्लाइन होता है, तो फॉरेस्ट में फायर्स लग जाते हैं जो आपने सुना होगा, और भी बहुत सारी नेचुरल हैजार्ड्स आते हैं, लाइक आपको फ्लड आ गया, ठीक है, फ्लड में आपका अच्छा खासा जो है फॉरेस्ट चले गए, साइक्लोन्स आ गए, ठीक है, साइक्लोन्स आए तो उस वजह से पेड़ों को उड़ा दिया उन्होंने, ठीक है, पेस्ट वेस्ट पड़ गया, ठीक है, तो उस वजह से भी आपके जो फॉरेस्ट है वो डिग्रेड हो गए, ठीक है। तो ये कुछ नेचुरल रीजंस हो गए। मैन मेड रीजंस तो आप समझ ही रहे हैं, जो हम एक्सपेंशन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिस वजह से हम अर्बनाइजेशन का एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं, रोड्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, ठीक है। उसके साथ साथ और भी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हम करा रहे हैं, हम डैम्स का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, नर्मदा वाला डैम देख लो आप लोग, उसको बनाया जाए तो कितना ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो पानी के अंदर डुबो दिया जाएगा। ऐसे ही अफ्रीका में जो है GERD डैम बन रहा है, ठीक है। अब ये GERD डैम इतने बड़े फॉरेस्ट एरिया को अपने अंदर सबमर्ज कर लेगा। आखिर का क्या है ये, आप अच्छा खासा जो है फॉरेस्ट को गायब कर दो सिर्फ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के नाम पे, डैम कंस्ट्रक्शन के नाम पे, ठीक है। उसके साथ साथ और भी बहुत रीज़न है, जो आप माइनिंग करते रहते हो, तो माइनिंग करोगे, ऑयल एक्सट्रैक्शन करोगे, तो सब क्या है, नेचुरल जो फॉरेस्ट है उसको क्या करोगे, हटाओगे। इलीगल एक्टिविटीज़ होती है फॉरेस्ट में, जो टिम्बर होती है उसकी चोरी होती है, और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे एक्ट्स हैं, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ रीजंस हो गए जिस वजह से फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक हम देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कुछ स्टैट्स को देखते हैं कि हमारा फॉरेस्ट कवर क्या है इंडिया में। ये आपका लेटेस्ट रिपोर्ट है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे का 2019 वाला, उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। ये 2 साल में आता है, 2017 में आया था पहले, और अभी 2019 में आया, जिसको हम देखेंगे। अब नेक्स्ट आएगा 2021 का, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को अपडेट करेंगे, अभी तो नहीं आया, ठीक है। इसके हिसाब से अगर इस फॉरेस्ट सर्वे को देखें तो इसके हिसाब से हमारा करंट लैंड, टोटल लैंड जो इंडिया का है 100%, उसमें 24.56% फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंदर आता है। अब इसमें देखो दो चीज़ें, फॉरेस्ट अलग है, ट्री कवर अलग है, ठीक है। उसके डेफिनेशन के उसमें चीज़ों में नहीं जाते हैं, बस आप समझो फॉरेस्ट एरिया तो पूरा जंगल वाला हो गया, ट्री कवर जहाँ पे ट्री का कवरेज है, भले वो फॉरेस्ट के अंदर आता हो या ना आता हो, लेकिन टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हमारा 24.56% है। और इसमें हम देखेंगे कि इंक्रीज़ हुआ है लगभग 0.65% का, हमारा जो 2 साल पहले का सर्वे था 2017 के कंपैरिजन में। अच्छी बात है, इंक्रीज हुआ, लेकिन ये स्टिल अभी जो होना चाहिए एक सस्टेनेबल मैनर में कंट्री के ग्रोथ के लिए 33% एरिया आपका टोटल होना चाहिए। तो हम जो वो हमारी ऑब्जेक्टिव है 33%, उससे अभी भी बहुत पीछे हैं, ठीक है। तो ये कवर करना बहुत ज़रूरी है हमको। अगर हम देखें जो हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर में रिसेंटली इंक्रीज़ हुआ, तो कर्नाटका सबसे पहले आता है, फिर आंध्र प्रदेश, केरला। ये आपका प्री के लिए फैक्ट हो गया, मेंस में भी लिख दोगे तो अच्छा होगा। फॉरेस्ट कवर बाकी रीजन में हम देखें तो, अगर हम रीजन वाइज देखें तो हिल डिस्ट्रिक्ट में हमारा अच्छा खासा 40.3% हमारा फॉरेस्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान दो, 40% हमारा है, लेकिन अभी भी जो चाहिए था हिल डिस्ट्रिक्ट एरिया में, वो था कि 2/3 होना चाहिए टोटल लैंड का। तो 2/3 मतलब कितना हुआ, 66%, और 66% से तो बहुत कम है। तो चीज़ें अभी भी वो नहीं है जैसा हम चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको लगेगा कि बहुत हरियाली है, लेकिन उतनी हरियाली नहीं है। सिमिलरली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे तो 37.54% वहाँ पे है, लेकिन ये भी मतलब यार ट्राइबल लोग यहाँ रहते हैं, ये तो फॉरेस्ट वाला रीजन होना चाहिए यहाँ तो और ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो रिसेंट आप माइनिंग एक्टिविटीज़ और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उस वजह से यहाँ का भी परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट को आपने डिक्लाइन कर दिया है। पॉपुलेशन यहाँ पे भी ग्रो हो रही है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन और भी चीज़ों के एक्सपेंशन में चीज़ों को मतलब पेड़ों को काट दे रही है, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर हमारा कम हो रहा है। सिमिलरली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हम देखें तो वहाँ पे अभी भी 65% है, लेकिन अगर हम नेट देखें तो बाकी सब जहाँ तो हम इंक्रीजिंग ट्रेंड देख रहे थे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। सिर्फ 2 स्टेट आसाम और त्रिपुरा छोड़ के बाकी सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में फॉरेस्ट का डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में चीज़ों को कर रहे हो, शिफ्टिंग
कल्टीवेशन को प्रमोशन दिया जा रहा है, ठीक है, सबमर्जेंस कर दिया जा रहा है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से, डैम वाला मैंने जैसे अपना बताया, ठीक है, लैंड का डाइवर्जन कर देना है फॉरेस्ट लैंड का, किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर एक्सपेंडेशन के लिए, रोड बनाने के लिए, ठीक है, लोगों का अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, और जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं वो तो है, ठीक है, इवन जो है नेचुरल डिजास्टर में देखा जाए तो फॉरेस्ट फायर्स जो आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स आते हैं, इवन सेंट्रल इंडिया में भी बहुत आते हैं, 2 रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स आते हैं, और इसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, ठीक है। तो ये सब कुछ रीज़न जिस वजह से अपना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का मैंने जो पॉइंट्स बताया उसको नोट कर लेना, क्वेश्चन अगर फोकस करते हो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्यों फॉरेस्ट डिक्लाइन आ रहा है तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे चीज़ों को बताई है, नोट कर लेना। फिर उसके बाद मैंग्रोव्स का देखें तो टोटल एरिया जो हमारा 100% में बहुत कम एरिया है, सिर्फ 0.5% मैंग्रोव्स के अंदर आता है, लेकिन ठीक है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। अगर हम स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स आपको कहाँ मिलेंगे, वेस्ट बंगाल, सुंदरबन वाला आपको पता ही होगा। सेकंड नंबर पे गुजरात आता है, ठीक है, लेकिन अगर वेटलैंड की बात देखें तो वेटलैंड में सबसे ज़्यादा गुजरात आता है, तो ये कन्फ्यूज़ मत होना, गुजरात यहाँ पे आपका फर्स्ट पे है, ठीक है, मैंग्रोव वाले केस में सेकेंड पे है, ठीक है, ये प्री के लिए फैक्ट है, चीज़ों को याद रखो, ज़्यादा बेटर होता है। वेटलैंड का टोटल एरिया आप लोग को 3.83% मैंने बता ही दिया, वेटलैंड वाला ऑलरेडी लेक्चर है, उसको जाके देख लेना चीज़ों को। अब हम इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जब हम देख लिए तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या लेजिस्लेशन है जो हमारे इंडियन फॉरेस्ट वाली चीज़ों को है जो गवर्न करता है। तो लेजिस्लेशन को डिटेल्स में देखने से पहले मैं आप लोग को ओवरव्यू बताता हूँ। ये देखिए, ये आप लोग का ओवरव्यू है, एक मिनट इसको जूम कर देता हूँ मैं प्रॉपर। तो देखिए कई सारे गवर्नमेंट के एक्ट्स आए हुए हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड, तो इनका इवोल्यूशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन एक आता है जिसमें आपको इवोल्यूशनरी ट्रेंड लिखना है तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में आप ये फ्लो चार्ट बना देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन आया और क्यों आए, ठीक। तो सबसे पहले आया था 1865 में, तो 1865 लोगों को याद होगा अपना बैटल ऑफ प्लासी और ये सारी चीज़ें हो गई है, और धीमे धीमे अब ब्रिटिशर्स का इंडिया के ऊपर कब्जा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब इंडिया की रिसोर्सेज को वो अपने तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, और उन्होंने ये फील किया कि जो हमारे यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, खासतौर से जो टी वुड होता है वो सब शिप बिल्डिंग में बहुत यूज़ होता है, उसके साथ साथ और भी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनका आप यूज़ कर सकते हो हमारे उसमें। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने सोचा कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको, अब जो ट्रीज़ हैं उनको हम गवर्नमेंट फॉरेस्ट बोल देते हैं, और यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो ये शुरुआत आपका 1865 से हुआ, और यहाँ पे मेन फोकस था ब्रिटिशर्स का कि वो किस तरीके से फॉरेस्ट का एक्सप्लॉइटेशन कर सके अपने रेवेन्यू के लिए। नेक्स्ट अपना आता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878। अब 1878 ने क्या किया, 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी दी जो आज भी हम यूज़ करते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन यहाँ पे रहता है, किसी को भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ अलाउड नहीं होती है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है, कुछ रीजनेबल रीज़न की वजह से कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड होती है। विलेज फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जिसको कम्युनिटी को दे दिया जाता है कि कम्युनिटी इसका देखभाल करे, ठीक है। ये कैटेगरी आज भी यूज़ की जाती है। फिर और क्या किया गया 1878 में, कई सारे जो है जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे उनको क्या कलेक्शन करना है, क्या कैसे चीज़ों को करना है, क्या किस लॉ से चीज़ें गवर्न होंगी, उनसे रिलेटेड लॉज आया। साथ ही साथ कुछ एक्टिविटीज़ को ऑफेंसेस के अंदर डिफाइन कर दिया गया कि भाई ये करोगे तो ये ऑफेंस है, अगर तुम टिम्बर की चोरी कर रहे हो तो ये ऑफेंस है, ठीक है। आपको अगर कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेचना है तो आपको इस तरीके से बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑफेंसेस के अंदर डिफाइन की गई। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आता है वो आता है 1927 का। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे पहले के जो भी फॉरेस्ट एक्ट थे उनको ये कंसोलिडेट करता है, ठीक है। कंसोलिडेट करके एक बड़ी सी किताब बन गई, ठीक है, कि ये लो भाई ये कम्प्रिहेंसिव लॉज है फॉरेस्ट रिलेटेड, इसको फॉलो करो, इसके हिसाब से चीज़ें चलेगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, जो कॉलोनियल मोटिव है उसको फुलफिल करने के लिए सारे लॉज बन रहे हैं। सब कंजर्वेशन का नाम दिया गया, लेकिन सब बेवकूफ़ बनाने की बात की गई थी। फोकस यहाँ था एक्सप्लॉइटेशन करने का, ठीक है। तो जो भी आप इससे प्रीवियस वाले जो एक्ट से उनकी चीज़ों को पाओगे, जैसे ये क्लासिफिकेशन जो हुआ था, आप डिफरेंट क्लासिफिकेशन इसमें पाओगे। जो रेगुलेशन हो रहा था मूवमेंट्स का, एक्टिविटीज़ का, वो रेगुलेशन यहाँ पे पाओगे। जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है, ड्यूटी लिवाई करेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। ऑफेंसेस वाली पार्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जो भी ऊपर की सारी चीज़ें थी वो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी 1927 एक्ट में। इसके बाद जो है 1952 एक्ट आता है,
एक मिनट, अब 1952 एक्ट आप देखो तो वो क्या है, 1952 एक्ट में अब हमारा आज़ादी हो गया 1947 में। अब इसके बाद जो है ये रियलाइज़ किया गया कि जो है अभी तक तो ब्रिटिश एक्सप्लॉइट कर रहे थे फॉरेस्ट को, अब हमको मिल गया हमारा फॉरेस्ट रिसोर्स, अब हम एक्सप्लॉइट करेंगे अपने डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो था, फॉरेस्ट को एक नेशनल एसेट के तरीके से लिया जाता था और फोकस ये था कि किस तरीके से अब हम फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करके अपना इकोनॉमिक ग्रोथ और ये वाली चीज़ें कर सकें। ठीक है, तो फोकस अभी तक ये था। लेकिन लेटर ऑन जो 1980s में जो एक्ट आया, धीमे धीमे हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन पर फोकस करने लगे। अब क्या रीज़न था, आप लोगों को पता होगा कि 1970s का जो टाइम था वो इन्वायरमेंटल लॉज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा था, लोगों में जागरूकता आ रही थी इन्वायरमेंट की तरफ। और इसी को देखते हुए 1972 में आप लोगों ने इंडिया में भी देखा हुआ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया। साथ ही साथ 1976 में हमारा 42nd अमेंडमेंट आया। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली, आर्टिकल 51A। ठीक है, उसमें हमने सीधे सीधे बोला कि हर एक सिटीजन की ड्यूटी है कि फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, लेक्स को, इन सब को प्रिजर्व करके रखे। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का धीमे धीमे चेंज हो रहा है सेटअप, इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें ऐड हो रही है। ठीक है, आपका डीपीएसपी भी आप लोगों को पता होगा, आर्टिकल 48A जो है अपना आता है, उसमें डीपीएसपी में भी कहा गया कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ गार्ड करे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को। तो समझ रहे हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें पहुंच गई हैं। ठीक है, दिमाग में लोगों के आ गया कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल पे क्वेश्चन उठ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, अब जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें आई तो गवर्नमेंट को भी उस हिसाब से लॉज में चीज़ों को अमेंड करके एक्ट लाना पड़ेगा। तो फिर हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, जिसको सच में कंजर्वेशन की थोड़ी बहुत चिंता हो रही थी। अभी तक कंजर्वेशन के नाम पे सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। जब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की आई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, ये जो 1927 वाला इससे पहले था, इसमें भी अभी रिसेंटली अमेंडमेंट की बात हो रही है, और उसके बाद अभी इसमें भी जो है 1988 वाले में भी अमेंडमेंट की बात हो रही है। इनके अमेंडमेंट्स को भी हम देखेंगे अभी क्या क्या है। जो 1988 का पॉलिसी था, वहाँ पे सच में जो इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी थी, इकोलॉजिकल बैलेंस था, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इन सब पे अच्छे से फोकस किया गया। इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी, बस आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव समझ लो कि क्या ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के बाद भी और भी कई सारे पॉलिसीज़ आए जो हमारे उसको गवर्न करते हैं फॉरेस्ट को। तो जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2006 है। ठीक है, हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है। ठीक है, ये सब भी फॉलो करते हैं। हमारा 1972 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी इसके अंदर आता ही है कहीं ना कहीं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, वो सब भी हमको फॉरेस्ट को गवर्न करते हैं। लेकिन ये कुछ मेजर फॉरेस्ट को गवर्न करने वाले पॉलिसीज़ थे। ये इनका फोकस कहीं होता है, इनडायरेक्टली ये फॉरेस्ट पे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। अभी जो है हमारा जो है कैंपा वाला एक्ट आया है। ठीक है, जिसमें हम एफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि तुम चलो ठीक है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए फॉरेस्ट को ले लो, लेकिन आप उतना अमाउंट रिजर्व करके रखिए कि एफॉरेस्टेशन करा पाए। ठीक है, ये भी एक्ट जो है इसको भी हम देखेंगे। फिर रिसेंटली कम्युनिटी वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो इस तरीके से देखो, तुम्हारा सारा जो एक्ट है उसका एक समरी इवोल्यूशन आप लोग को मिल गया है। अगर इवोल्यूशन लिखने वाला चीज़ होगा तो उसको हम करेंगे, और फिर इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 है उसको डिस्कस करेंगे। आज का काफ़ी हो गया लेक्चर, नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। काफ़ी मेहनत लगती है ये सारे नोट्स को कंसोलिडेट करने में, बनाने में, चीज़ों को ढूंढ के। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करिए, हम लोग को मोटिवेट करिए। कोई भी आपको फीडबैक देना है तो कमेंट करिए डायरेक्टली। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे आप फ्री हैं हमको फीडबैक देने के लिए, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे कि हमें रे में क्या कमी है तब तक हम इम्प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।